साइलेंस। लिसन, क्या हो गया? अच्छा मेरी बात सुनो, अभी हम लोग रेजोनेंस और डैम्पिंग को कंबाइन करेंगे, ठीक है? इन दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा? वी ऑलरेडी कवर्ड रेजोनेंस इन द प्रीवियस क्लास. I told you about resonance. When the driving frequency matches the natural frequency, the amplitude increases significantly because the gain in energy becomes very efficient. But what if we add damping to the same? वो अगर हम damping डाल दें to resonance, फिर क्या होता है वो भी ज़रा देख लो. सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, या मुझे ग्रिड ऑन करनी पड़ेगी. जस्ट गिव मी अ मिनट. बल्कि ग्रिड ऑन का हो गई, इधर यूज़ कर रहा हूँ मैं, इधर मैं बना रहा हूँ. अब ज़रा इधर देखो. लिसन, लेट दिस बी दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी. इसको मैं एफ नेचुरल मार्क कर लेता हूँ. भाई मैं ये कह देता हूँ ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? अब इसके अंदर मैं मल्टीपल ग्राफ्स बनाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट ग्राफ दैट आई एम ड्राइंग represents no damping. no damping होगा. पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, इधर एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं ताकि इट शोज, इट हेल्प्स गाइड मी द कंस्ट्रक्शन ऑफ माई लाइन. अब ये वाला जो मेरे पास पहले जो ग्राफ बना है, दिस शोज नो डैम्पिंग. ये हमारे पास नो डैम्पिंग वाला ग्राफ है. नो डैम्पिंग, इज दैट क्लियर? ये भी हो गया. जब हम लोग इसके अंदर डैम्पिंग इन्वॉल्व करते हैं, लाइट डैम्पिंग अगर इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा. सही है, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा. सिमिलरली अगर मैंने इसमें क्रिटिकल डैम्पिंग इन्वॉल्व किया, ये वाला मैं इस पर लेबल भी कर देता हूँ, लाइट डैम्पिंग. अगर मैं सिर्फ लाइट डैम्पिंग की ही बात करूँ, नाउ यू कैन सी that the gain in amplitude is not like कि वो छत फाड़ के बाहर निकल आएगा. Can you see that? There is an obvious limit. Is that clear? इसका मतलब ये होता है कि भाई सिस्टम को अगर आपके पास एक एनर्जी फीडर लगा हुआ है तो वो फीड कर रहा है और पीछे से लूज होती जा रही है. सो ऑब्वियसली हमारे पास द एम्पलीट्यूड गेन कैन नॉट बी इन्फिनिट, ठीक है? When we had no damping, the amplitude gain was significant, but when we include light damping, the amplitude gain is only significant but not infinite. Clear है? फिर इसके बाद हमारे पास बेटे अभी अटेंडेंस ले लेना. अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास आता है क्रिटिकल डैम्पिंग का ग्राफ. क्रिटिकल डैम्पिंग का हमारे पास ग्राफ थोड़ा सा और लेफ्ट साइड पे हुआ होता है. दिस इज क्रिटिकल डैम्पिंग. इसको मैं कर रहा हूँ क्रिटिकल डैम्पिंग. और मेरे पास फिर फाइनल है ओवर डैम्पिंग. ओवर डैम्पिंग का जो ग्राफ है, आई यूज़ अ ग्रीन कलर टू डिपिक्ट दैट. और ओवर डैम्पिंग में हमारे पास जो है और ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे और थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाता है ग्राफ. खैर, दिस इज़ दी ओवर डैम्पिंग. इतना डिटेल में आपसे कभी भी सवाल नहीं पूछेंगे. बस इतना याद कर लो कि जैसे जैसे आप डैम्पिंग बढ़ाते जाते हो आपका एम्पलीट्यूड गिरता जाता है. इज़ दैट क्लियर? और नहीं, नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. एक तो ये ओ लेवल वाली जो बात है ना कि हम हर चीज़ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दें, ये गलत है, ठीक है? बट देयर इज़ अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू which unfortunately at this level we cannot quantify it mathematically. सही है?
अभी हम लोग इसकी मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे, बस इतना याद कर लो। नो डैम्पिंग का जो मेन मतलब था कि भाई आपके पास जो है एनर्जी गेन इज सो मच कि आपका एम्पलीट्यूड इन्फिनिट हो जाता है। लाइट डैम्पिंग में आपका एम्पलीट्यूड कभी भी इन्फिनिट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्रिटिकल डैम्पिंग में आपका एम्पलीट्यूड थोड़ा थोड़ा गिरता गया है। इज दैट क्लियर? ये आपके पास एक मेन चीज़ है जो आपको याद करनी है। ऑल्दो अभी तक आई स्टिल मतलब इस तरह का ग्राफ तो हम बना चुके हैं, लेकिन हमारे पास ये नहीं आया कि हम पूरी इसकी डिस्कशन करें डिटेल में। ठीक है, वो एडिक्सल में आता है, इसमें नहीं आता, तो फिर खैर यहाँ पे हमने कहानी ख़त्म कर दी। इज़ दैट क्लियर? अब हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ज़रा इधर देख लो। लिसन, लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन द थ्योरी पार्ट। मैंने आपको एक सर्कल बना के दिखाया था ग्राफ का, याद है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ था, इट वाज ऑलवेज अ सर्कल। अब ये वाला सवाल हम लोग कर रहे हैं। आपको पेज 144 खोलना पड़ेगा। प्लीज टर्न ऑन पेज 144। Please turn on page 144. An object is suspended from a spring that is attached to the fixed point as shown in figure 3.1. We can see that we happen to have an object that seems to oscillate about an equilibrium position when it is suspended from the spring. The object oscillates vertically with simple harmonic motion about its equilibrium position. इसने खुद ही कह दिया है कि सिस्टम हमारे पास SHM है। State the defining equation for simple harmonic motion. Identify the meaning of each of the symbols used to represent physical quantity. क्या होती है defining equation? I am asking you guys. Exactly. That means I can write it down. X is equal to minus omega square x. A हो गया, sorry, A is equal to minus omega square x. यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद जो है इनके सिंबल्स को भी डिफाइन कर देते हैं। A stands for what? Acceleration. Omega stands for, इधर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखना, वेलोसिटी मत लिख कर आ जाना, या एंगुलर स्पीड लिख के मत आ जाना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एक्स क्या है? एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द की वर्ड। ये करना ज़रूरी था इधर बिकॉज इसने खुद बोला है आइडेंटिफाई द मीनिंग। सही है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक ग्राफ गिवन है विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द थ्योरी। The variation with displacement x from the equilibrium position of the velocity v of the object is shown in figure 3.2. We can see that this graph is a graph that, you know, हमारे पास एक बना हुआ है, velocity और displacement का graph है। What information is it depicting? First of all, let's clear that. हमारे पास maximum displacement पे हमें पता है कि velocity 0 होती है, which is being depicted over here. Similarly, जीरो डिस्प्लेसमेंट पे हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होती है, बट द स्पीड, द वेलोसिटी कैन बी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्या पता राइट पे जा रहा हो, क्या पता लेफ्ट पे जा रहा हो, वी डोंट नो दैट। सो दिस इज अ सर्कल दैट हैज बीन ड्रॉन फॉर यू। अब इसके बाद हमारे पास ये कहता है the variation with x of the potential energy EP of the oscillations of the object is shown in figure 3.3. we can see that. अब ये मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है इधर। यूज दिस फिगर एंड फिगर 3.3 यानी ये वाला और दूसरा वाला टू डिटरमिन द एम्पलीट्यूड x नॉट ऑफ द ऑसिलेशन। आप पहले वाले फिगर से भी निकाल सकते हो, इस वाले फिगर से भी निकाल सकते हो। और हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? 0.12। ठीक है, ये यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन डिपिक्ट हो रही है और यही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी डिपिक्ट हो रही है। यू कैन यूज ईदर ऑफ द ग्राफ्स। यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे बोलता है show that the angular frequency of the oscillation is 1.7 rad per second. अब मुझे ये शो करना है कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी मेरे पास ओमेगा इधर निकालना है। वो कैसे निकलेगा? अब हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास इक्वेशन वो वाली निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी की हमारे पास बन सकती है, विच इटसेल्फ EP मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ m x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इनफैक्ट टेक्निकली आई थिंक हम लोग इसी से ही कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मास गिवन है क्या?
एक्चुअली मास नहीं है हमारे पास। हमें ढूंढना क्या है? हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो है इधर जाके हम लोग सारी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा डायरेक्ट लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हाउ अबाउट दिस, वी यूटिलाइज, एक तो मेरे पास ये भी, अगर आपने एनालिसिस किया होगा ना, अगर आपने ये वाला इधर कर लिया, आपने रियलाइज किया कि भाई मास गिवन नहीं है अभी, तो इस इक्वेशन को डिस्कार्ड मत करना, लिख कर साइड पे लिख देना, ठीक है, बिकॉज इट माइट बी यूजफुल इन द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग दोबारा इस ग्राफ पे गए। इस ग्राफ में हमारे पास जो इक्वेशन वैलिड है वो है v इज इक्वल टू, ये बल्कि इनफैक्ट इसको मैं लिख रहा हूं, v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, लिख सकते हैं इधर, यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन ऑसिलेटर। मैक्सिमम स्पीड हमारे पास कितनी आ रही है? 0.2 आ रही है। मेरे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0.12 आ रही है। वी कैन इजीली फाइंड ओमेगा फ्रॉम दिस, फाइंड इट आउट। एक मिनट, मैं इसको इधर लिखकर 1 पॉइंट, मुझे इसको राउंड ऑफ कर दो, 1.67, ओके, या 1.7 भी कर सकता था। सो दिस इज एक्चुअली रैड पर सेकेंड एंड दिस कम्स आउट एज 1.7 रैड पर सेकेंड, ओके। अच्छा, यहां तक तो पहुंच गया। अब मुझे बोलता है डिटरमिन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, अब मेरे पास ये वाली इक्वेशन वैलिड हो गई, सही है। वी कैन यूज दिस इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को इधर ही लिख लेता हूँ, दोबारा से लिख लेता हूँ। सो मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम ईपी इज इक्वल टू हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैक्सिमम एनर्जी कितनी आ रही है? 0.050। देख लो यूनिट क्या है, कहीं पे मिली जूल्स भी गिवन होते हैं, तो अभी यहाँ पे जूल्स है, तो 0.050 इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू एक्स नॉट कितना था? 0.12 का होल स्क्वायर, और ओमेगा मुझे कैलकुलेटर वर्जन में कैरी फॉरवर्ड करूंगा और ये निकाल लो आप, कितना आ रहा है एम? 2.5। सही है, तो मास हमारे पास आ रहा है, द मास एम इज इक्वल टू 2.5, ठीक है, 2.5 kg। सो दिस इज एक्चुअली 2.5। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, मैंने कुछ लिख ही दिया है तो मैं इसको रहने ही देता हूँ। ये मुझे कहता है, इधर देखो, the oscillations of the object are now lightly damped, light damping involve की है। State what is meant by damping, यही लिख लो जो मैंने इधर लिखा हुआ है, प्लीज इसको चेंज मत करना, ये आंसर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसी को कॉपी कर लो। मैं इसको रीड करके भी बता देता हूँ। ये हमारे पास मैंने एक आंसर लिखा है कि एक्सटर्नल फोर्सेस टेंड टू एक्ट ऑन द सिस्टम that deplete the total energy of the system by creating loss of energy। या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा होगा तो हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी हो रही होगी। इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्सेस, वो भी मैंने कोट कर दिया। इससे बेहतर आंसर बन नहीं सकता था, मैंने कोशिश की है बनाने की। कॉपी दिस। नेक्स्ट स्टेप, ये मुझे कहता है assume that the damping does not change the angular frequency of the oscillation। अच्छा, on figure sketch the variation with x of v when the amplitude of the oscillation is equal to 0.060। यानी इस बार मेरे पास डैम्पिंग इन्वॉल्व हुई है, लेकिन हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं आया। इस बार सिर्फ ये हुआ है कि मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है वो 0.060 हो गया है। तो हमारे पास जो है, अब सबसे पहली चीज़ है कि क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें हम लोग जो है ओमेगा पिछला वाला लेकर फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड। तो आप निकाल लो न्यू मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी इक्वल टू v नॉट x नॉट ओमेगा। तो v नॉट इज इक्वल टू x नॉट कितना कर दिया इसने? 0.060, और ओमेगा स्टिल रिमेन्स द सेम। वो क्या था पिछला वाला? हाँ, 1.67। दोबारा इसको निकाल लो, v नॉट की वैल्यू 0.
0.1, ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग दोबारा से, इसने मुझे बोला है कि स्केच करो, तो इस ग्राफ में दोबारा चले गए। इसके अंदर हमारे पास 0.1 पे एक क्रॉस लगा दो, सिमिलरली नेगेटिव 0.1 पे भी एक क्रॉस लगा लो, और हमारे पास 0.6 पर भी एक क्रॉस लगा लो, एक क्रॉस इधर भी लगा लो, एक दूसरा सर्कल बना दो उठाकर। अब ये जब सर्कल बनाओगे तो इट नीड्स टू बी ड्रॉन फ्री हैंड, बेसिकली इट्स एन एलिप्स। ओ माय गॉड, गलत बना दिया, एक ही साथ बना रहा हूं। परफेक्टली फ्री हैंड बनाया मैंने भी। फिर इसके बाद नीचे वाला भी बनाते हैं। नीचे वाला मुश्किल होगा, टैबलेट को घुमाना पड़ेगा, आपको अपना पेपर घुमाना पड़ेगा। बस ये आपका एक सर्कल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ड्रॉ इट। प्लीज इसको यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर लो। ये आपने लिख लिया, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया है, मैं एक काम कर रहा हूं, इसमें से देख लेते हैं कि क्या है। फिगर शोज अ हेवी पेंडुलम एंड अ लाइट पेंडुलम, both suspended from the same piece of string. This string is secured at each end to fixed points. You can see this in the diagram. आपको नजर आ सकता है, ठीक है। मुझे ये कहता है both pendulums have the exact same natural frequency, which means कि resonance इनकी same frequency पे हो सकती है। The heavy pendulum is set oscillating perpendicular to the plane of the diagram. Okay. As it oscillate, it causes light pendulum to oscillate as well. ठीक है, यानी resonance create हो रही है। Figure shows the variation with t। एक मिनट, इसमें से मुझे कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी। Erase the current page, ये हटा दिया मैंने। अब जरा इधर देखो, the heavy pendulum, अच्छा ये कह रहा है figure shows the variation with t of the displacement of the two pendulums for 3 oscillations. You can see we have 3 oscillations being depicted on the diagram, with one for heavy pendulum and one for the light pendulum. अच्छा, अब जरा इधर देखो, ये मेरे पास एक डायग्राम है। फिर इसके बाद जो है हम लोग इधर जाते हैं, इसके अंदर से मुझे फिर चीज़ें हटानी पड़ेंगी। ये मुझे कह रहा है द वेरिएशन विद t ऑफ द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द लाइट पेंडुलम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन। मैंने जब आपको थ्योरी कराई थी तो मैंने आपको 3 ग्राफ्स करवाए थे, याद है। पहले ग्राफ की कुछ मिलती जुलती इक्वेशन होती थी। सबसे पहले तो मुझे वो इक्वेशन बता दो कि क्या थी डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन। x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक पहुंच गए। ये मैंने करवाया था भाई। मैं जो चीज करवाता हूं वो डायरेक्टली आपके पेपर्स में फिट हो रही होती है एज इट इज। भरोसा करोगे तो कामयाब होगे ना। अब मुझे ये बोल रहा है वेयर x इज इन सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो x की जो वैल्यूज हैं वो सारी सेंटीमीटर्स में, एंड t इज इन सेकेंड्स। बी केयरफुल। योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द पीरियड t ऑफ द ऑसिलेशन। इसी इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग कर सकते हैं। देखो यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है 5 पाई t लिखा हुआ है, और यहां पर उसकी जगह पर ओमेगा टी लिखा हुआ है। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं, कंपेयरिंग करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि 5 पाई मस्ट बी इक्वल टू 5 पाई मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा। सो ओमेगा itself is equal to 2 pi over t, which is equal to 5 pi. Is that clear? निकाल लो t की वैल्यू। पाई पाई तो कैंसिल आउट हो गया, तो t इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 2 ओवर 5। t इज इक्वल टू 2 ओवर 5। कितना आ रहा है? 0.4 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? यहां तक तो हो गया।
Is that clear? The time period is with us. Now the question is asking us on figure 4.2, label both of the axes with the correct scales. Use the space below for any additional working that you need. एक चीज तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, यानी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस का तो हमारे पास स्केल वैसे ही बन चुका है. टाइम पीरियड हमारे पास है 0.4. अब इधर आ जाओ. सबसे पहली चीज है मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका था ग्राफ? वैसे टेक्निकल तो ये है, लाइट पेंडुलम का है. तो लाइट पेंडुलम का हमारे पास ग्राफ नीचे चल रहा है. तो इसके अंदर क्या हम लोग इस तरह कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक टाइम पीरियड हो. तो इसका मतलब है कि हम लोग पहले वाले को ही हम लोग इधर कर सकते हैं. इसको लेबल कर रहा हूं 0.4. तो इसको मैं कितना करूंगा लेबल? 0.8 और 1.2. ये मैंने लेबल कर दिया. ठीक है, टाइम इज इन सेकेंड्स, ये हो गया. अब मुझे जाना है वर्टिकल स्केल के ऊपर. वर्टिकल स्केल भी हम लोग इधर से कर सकते हैं. मेरा आपसे सवाल है, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0.25. कंपेयरिंग इट, ठीक है. तो 0.25 इधर भी हम लोग कर सकते हैं कि ये वाला जो लेवल आ रहा होगा ये 0.25 हो गया, और फिर ये हो जाएगा -0.25. फिर ये कितना हो जाएगा? 0.50, और फिर 0.75, और फिर ये 1. Is that clear? So similarly I'm going to do the same thing over here. 0.50, 0.75, and finally -1. Is that clear? So both have been properly labeled. Clear है? एक जरा इधर देखो, यहां तक पहुंच गए. अब मुझे ये कुछ कह रहा है, डिटरमिन. ओ माय गॉड, ये सवाल जरा इधर देखो. डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज डिफरेंस phi between the oscillations of the light and heavy pendulum. अरे भाई AS लेवल आ गया इधर. तो AS लेवल, अब AS लेवल का सवाल है. तो ये इन दोनों लाइट और हैवी के बीच में हमें फेज डिफरेंस निकालना है. तो फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? पहले मैं इधर लिख भी रहा हूं, to determine the magnitude of the phase difference. How about this? Phase difference is equal to time difference divided by time period. अब इसने यूनिट भी इधर बोला है कि यूनिट आप अपनी मर्जी से करोगे. अगर आप डिग्रीज में करोगे तो इधर आप मल्टीप्लाइड बाय 360 कर सकते हो, और अगर आप इसको रेडियंस में करना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियंस भी कर सकते हो. I am going with the radians. Is that clear? तो टाइम डिफरेंस सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा. इधर आ जाओ. कोई भी कन्वीनियंट पॉइंट्स ले लो जो कि सिमिलर होने चाहिए. यानी अगर मैं इसको देखूं, इस पॉइंट पे नजर डालूं और इस पॉइंट पे नजर डालूं, तो मेरे पास कितने का डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस उसका क्या कहते हैं, टाइम का 0.1 का डिफरेंस आ रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक. तो फिर 0.1 का डिफरेंस इधर ले आते हैं. 0.1 टाइम पीरियड तो एक ही चल रहा था, वो 0.4 था. मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई करो, निकालो. कितना आ रहा है? पाई ओवर 2, यानी पाई ओवर 2 यूनिट रेडियंस. इज दैट क्लियर? बेटे आप ये भी कर सकते हो. इधर देखो, सिमिलर पॉइंट्स होने चाहिए दोनों ग्राफ में. मैं ये भी लेकर इसके साथ कर सकता था, तब भी हमारे पास कितना आ रहा है? तब भी 0.1 है, क्योंकि फेज डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना. या मैं ये भी कर सकता हूं, इसको लेकर इसके साथ कर दूं. सही है? इज दैट क्लियर? मेरी मर्जी है, मैं जो भी कोई भी मुझे कन्वीनियंट वैल्यू जो नजर आएगी मैं उसी से ही करूंगा ना. ठीक है, ये हमारे पास हो गया फेज डिफरेंस का सवाल भी. ये पूरा सवाल हमने कर लिया. अब हम लोग एक सर्कुलर मोशन के सवाल पे भी चलते हैं कहानी को लेकर. ये वाला बहुत अच्छा सवाल है. इधर देख लो,
ये वाला जो सवाल है, मजे की बात ये है, ये मई जून 23 का सवाल है, सही है, ईयर 2023। तो इसको तो करना वैसे भी लाजिम बनता है। इधर देखो ये वाला सवाल, अब मैंने इधर क्या लिखा है, इधर जरा सुनो। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बेसिकली इस डायग्राम के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि टेक्निकली हम इसको यूं करके घुमा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है। अब ये कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो टेंशन फोर्स इंक्रीजेस। देयर आर नॉट, ये इसको आप जो है ना, पहला 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, 3rd ये हुआ, 4th ये हुआ, तो इस तरीके से आप लिख देना। सेकंड पॉइंट पढ़ो, देयर आर नाउ 2 कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेट। एक तो एफसी है और मेरे पास यहाँ पे क्या है, वेट है। पिछले वाले डायग्राम में तो सिर्फ मेरे पास एक ही कंपोनेंट था, वेट, तो अभी एक एडिशनल कंपोनेंट आ गया, जिसकी वजह से मेरे पास ये जो टेंशन इसके अंदर है वो बढ़ रही होगी। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास है सो मोर टेंशन डिफॉर्म्स द स्प्रिंग, तो लेंथ बढ़ गई हमारे पास। 3 मार्क के लिए आप ये लिख दो, ये मैंने अपने दिमाग से लिखा है तो प्लीज इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। द एंगल बिटवीन द लीनियर एक्सेस ऑफ द स्प्रिंग एंड द वर्टिकल इज 27 डिग्रीज। अब जरा इधर आ जाओ, इस डायग्राम पे आ जाओ। मुझे बोलता है कि मेरे पास एक एंगल गिवन है जो कि ये वाला है, वो है 27। क्या हम लोग इस एंगल को ये कह सकते हैं कि दिस इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, 27 डिग्रीज हो गया। फिर मुझे यहां पर कुछ कहता है इस सवाल के अंदर, शो दैट द रेडियस आर ऑफ द सर्कल इज 4.9 सेंटीमीटर। मैं एक काम कर सकता हूं, सिंपल एज दैट, यहां पर हाइपोटेनस, बल्कि मैं इसमें सिर्फ साइन लगा के ही डायरेक्ट निकाल सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 27 डिग्रीज इज इक्वल टू the radius divided by the hypotenuse to 10.8। डायरेक्ट आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि सेंटीमीटर से स्टार्ट किया था। ये कॉपी करो और इसको उठाकर इधर लिख दो, यही आ रहा है। रेडियस इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, यहां तक पहुंच गए। अब मुझसे बोलता है शो दैट द टेंशन इन द स्प्रिंग इज 3.2 न्यूटन। अब इसके लिए हमें थोड़ी सी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इधर एक हमारे पास है कि इसको टेंशन का ही एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, T cos 27, और ये किसके बराबर आ रहा होगा, mg, यानी वेट के बराबर आ रहा होगा, तो mg लिख दिया इधर। अब इसको मैं कॉपी करके नीचे लेके जा रहा हूं और फिर हम इधर काम करेंगे। अब जब मैंने ये किया तो मुझे निकालना है टेंशन। तो मास कितना गिवन है इसका, सवाल में लिखा होगा, अब देखो 0.29 और 9.81 डिवाइडेड बाय टेंशन कितना है, टेंशन तो मुझे ढूंढना है, तो ये आ जाएगा cos 27 डिग्रीज। कितना आ रहा है, 3.19 न्यूटन, विच इज डायरेक्टली इक्वल टू 3.2 न्यूटन राउंडेड ऑफ। इज दैट क्लियर? ये भी हो गया। फिर इसके बाद मुझे बोलता है द स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ। ओ माय गॉड, F इज इक्वल टू के एक्स या डेल्टा F इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, यूं भी लिख सकते हैं, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, डेल्टा F इज इक्वल टू के डेल्टा ई। दिस इज हुक्स लॉ। Calculate the spring constant in Newton per centimeter of the spring। अब इसके लिए मेरे पास 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डायग्राम पे जाते हैं। फर्स्ट डायग्राम में मेरे पास वेट वॉज द ओनली टेंशन फोर्स, वेट वॉज द ओनली टेंशन फोर्स। तो पहले शुरू में मेरे पास वेट, क्या हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं, इधर हम लोग यही कर सकते हैं कि चेंज इन फोर्स कितना हुआ, तो चेंज इन फोर्स वुड बी इक्वल टू टेंशन माइनस ओरिजिनल वेट, बिकॉज टेंशन ज्यादा होगा दैट केस में, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू के टाइम्स द चेंज इन द एक्सटेंशन। चेंज इन एक्सटेंशन कितनी आ रही है, पहले हमारे पास से जब लटका हुआ था 10.8 माइनस 8.5 कितना
10.8 माइनस 8.5 यहाँ तक पहुँच गए। और फिर फाइनली हमारे पास टेंशन कितना था? टेंशन है हमारे पास 3.2 माइनस वेट कितना है? 0.29 इंटू 9.81 और फिर आप के की वैल्यू निकाल लो 10.8 माइनस 8.5। अब ये आंसर डायरेक्टली खुद ही न्यूटन पर सेंटीमीटर में ही आएगा बिकॉज आई हैव नॉट चेंज द डिमेंशन द यूनिट ऑफ द लेंथ। कितना आ रहा है? 0.15 न्यूटन पर cm। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल था। अब इसके अंदर जो मेजर डिज़ास्टर हो सकता था इस वाले पार्ट में, वो मेजर डिज़ास्टर यहाँ पे होता कि आप क्या करते कि इधर इसी टेंशन को समझ के कर लेते और जो ओरिजिनल लेंथ होती वो आपके पास थी ही नहीं। अगर आप इधर से चलते तो आप फंसे रहते। आपको दोनों ग्राफ्स दोनों डायग्राम्स को आपको रेफर करना ज़रूरी था। इज दैट क्लियर? खैर दिस पार्ट इज डन। अब इसके बाद तो बहुत ही आसान हो गया सवाल। यूज द इंफॉर्मेशन इन बी टू डिटर्मिन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप खुद निकालो, जो मैं आपको कह रहा हूँ निकालो इसको। कैसे निकालोगे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ये भी मैंने आपके लिए इधर कर दिया है, इसको देख लो। तो हाउ टू डिटरमिन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैंने बेसिकली टेंशन को ही रिजॉल्व कर दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर और उसको बराबर कर दिया है FC के बराबर, और FC इज इक्वल टू MA के बराबर होता है। मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर दूँ FC इज इक्वल टू MA, डायरेक्टली निकल आएगा आपके पास A। निकाल लो तो ये हो जाएगा T कितना था? 3.2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 27। प्लीज़ अभी डिग्री मोड पे रखना, रेडियन मोड पे नहीं रखना। और मास कितना है? 0.29। निकाल लो एक्सेलरेशन। 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए। अब मुझे फाइनली बोला है बेटे कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द स्फीयर। अब इधर हमारे पास आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन 5.0 इज इक्वल टू रेडियस कितना था? 4.9 सेंटीमीटर्स में। लेकिन यहाँ पे मैं जो है ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकली है ये मीटर पर सेकंड में है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर लिख दें। निकाल लो पीरियड T 0.62 seconds. Is that clear? सही है?